भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष का दबाव दखल मंजूर नहीं है। कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला है। ये बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के लिए ट्रेड वाले बयान पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तब से अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन इसमें ट्रेड को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर से पहले अमेरिकी हस्तक्षेप को लेकर केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि अचानक सीज फायर करके सरकार मोरल अथॉरिटी खो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे सीज फायर की घोषणा की, सरकार की सलाह से या खुद की, इस पर जवाब देना चाहिए। इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस करने वाले थे, उसके पहले ट्वीट कर दिया उन्होंने कि दोनों मुल्कों को हमने कहा कि अगर व्यापार करना है तो आपको युद्ध बंद करना पड़ेगा। ये तमाम बातें जो हो रही है, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। ये मेरी शिकायत उनसे। जवाब तो उनका देना चाहिए था। बाकी बड़ी बड़ी बातें आपने करी, अच्छी बात है। समय बताएगा कि जो बातें आप कर रहे हो वो कितनी हम कामयाब हो पाते हैं आने वाले वक्त। पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देने के बाद आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयर स्पेस पहुंचे। यहां पर उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने जवानों को संबोधित किया। एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहेगा। जैसा मैंने कल भी कहा, भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। और इस पर डिटेल बात करते हैं, हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, ये बताइए, आदमपुर से जो संदेश निकला है, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को क्या कहने की कोशिश की है?
देखिए, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर अपना पराक्रम दिखाया, उसके बाद जाहिर तौर पे जो फौजी थे, जो एयरफोर्स के जवान थे, उनके बीच जाकर के हौसला बढ़ाना, उनको बधाई देने की एक ज़रूरत थी जो प्रधानमंत्री ने पूरी की। और आज सुबह जब आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे थी वो ये कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हौसला बढ़ाया, उनका धन्यवाद दिया। और जब उन्होंने ये कहा कि वीर जवानों का दर्शन पा करके मैं धन्य हूँ, तो प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसे बयान जाना वाकई फौजियों के लिए बहुत गर्व का पल होता है। ये तो बेहद ज़रूरी था जो प्रधानमंत्री ने किया। दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को एक तरीके से यहाँ से एक बार फिर से साफ संदेश दिया कि जब आतंकी घटना होगी तो भारत किसी को बख्शेगा नहीं। यहाँ पर भारत ने अपने जो मापदंड तय कर रखे हैं, जो 3 सूत्र की बात प्रधानमंत्री ने कही, उसके हिसाब से आगे चलकर आतंकी पर हमला करेगा और आतंक को बढ़ावा देने वाले या उसके सरपरस्त जो सरकार होगी उसको भी वहाँ पर भी हमले करेगा भारत। एक बात तो यहाँ पे साफ हुई। लेकिन दूसरी चीज़, इस पूरे आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री के पहुँचने का एक सीधा सा ये भी संदेश था कि वो यही एयरबेस है जिसके ध्वस्त होने की झूठी खबर पाकिस्तान ने फैलाई थी। तो उस एयरबेस पर प्रधानमंत्री का विमान उतरना और वहाँ से संबोधन करना एक तरीके से उस जो प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान ने फैलाया था उसको एक संदेश देना है। और दूसरी एक और चीज़ कि उनके पीछे जो S-400 जो मिसाइल दिख रहा है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो दिखाना ये भी अपने आप में दिखाता है कि भारत कितना सशक्त है और उसको उस पूरी मिसाइल को कहीं कोई खरोंच तक नहीं आई है। तो अपनी ताकत का एहसास कराना और अपने मंसूबे का एहसास कराना पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को बहुत ज़रूरी था, जो प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस से किया। हालांकि इससे पहले रक्षा मंत्री ने सभी सेनाओं के अध्यक्षों के साथ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी की ताकि सीमा पर अभी भी नज़र बना के रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं खबरों में आगे और जम्मू कश्मीर से अगली खबर। शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए तीनों आतंकी लश्कर से जुड़े थे। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इसमें से एक आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे है। पहलगाम हमले के बाद आतंकी कुट्टे का घर तोड़ा गया था। मारा गया शाहिद अहमद कुट्टे लश्कर का एक महत्वपूर्ण ऑपरेटर था। इसने ओवरग्राउंड वर्कर का पूरा नेटवर्क खड़ा किया था और पहलगाम हमले के मुख्य आरोपी हाशिम मूसा का प्रमुख सहयोगी भी ये था। बीजेपी आज से देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा 13 मई से 23 मई तक 10 दिन तक चलेगी। इस यात्रा के जरिए बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उपलब्धियों को नागरिकों तक पहुंचाएगी। इस अभियान के जरिए जनता को बताया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कैसे अपने नागरिकों को संकट में सुरक्षित बाहर निकाला, राष्ट्रीय स्वाभिमान को मजबूत किया। पाकिस्तान को करारी मात देने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर जवानों को बधाई दी। आतंक के संहार की हुंकार भी भरी। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। जय हो 7:57 पर। सोशल मीडिया से लेकर टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री तक इस वक्त तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ बाइकॉट कैंपेन चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था। तुर्की ने अजरबैजान के साथ मिलकर सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखाई थी। इससे भारत में कई लोग नाराज हैं। हैशटैग बाइकॉट टर्की अजरबैजान ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ईज माई ट्रिप, कॉक्स एंड किंग्स और ट्रैवलोमिंट जैसी देश की बड़ी ट्रैवल कंपनियों ने लोगों को इन देशों की गैर जरूरी यात्रा, अगर ज़रूरी ना हो, अनिवार्य ना हो तो यात्रा ना करने की अपील की है और नई बुकिंग भी लेनी बंद कर दी है। गो होम स्टे ने टर्किश एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप रद्द की है। गोवा विलाज ने तुर्क नागरिकों को सर्विस ना करने का ऐलान किया है। पुणे में व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का भी बहिष्कार किया। दिल्ली एनसीआर के लोगों ने भी कहा है कि तुर्की को एकजुट होकर जवाब देना जरूरी है।
मैं भी पर्सनली जाने की सोच रहा था, बट अब मैं भी बैकआउट करूंगा और मैं कोई अदर डेस्टिनेशन में जाना प्रेफर करूंगा जहाँ इंडियंस को भी वैल्यू किया जाए। पहले हमारे लिए हमारा नेशन आना चाहिए, बाद में हमारे लिए कोई कंपनी या कंट्री आनी चाहिए। सबसे पहले हमारा नेशन, एंड वी ऑल इंडियन नीड्स टू स्टैंड टुगेदर एंड रीयूनाइट आवरसेल्व्स। हम अगर कोई भी कंट्री में जा रहे हैं, हम उनके जीडीपी में ग्रोथ करा रहे हैं, तो अगर हम ऐसे जीडीपी में ही ग्रोथ करेंगे जो हमें कंट्री सपोर्ट कर रहा है। आई थिंक वी शुड स्टैंड विद द नेशन। तो जैसे अभी उन्होंने हमारे ऑपोजिशन जो हमारा टेरर जहाँ से आ रहा है, तो उसको अपोज करना चाहिए एंड दे शुड अवॉइड विजिटिंग। बेसिकली इनडायरेक्टली वो चीज दिखा रहे हैं कि दे आर नॉट विद इंडिया। सो एज ए इंडिया सिटीजन आई वुड हाईली रिकमेंड टू अवॉइड गोइंग दीज थिंग्स। बिल्कुल ठीक बात है। टर्की का मुझे अच्छे से याद है, वो अर्थक्वेक आया था तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने अपने सामग्री उनको भेजा था सपोर्ट करने के लिए, और इंडिया ने तो भाईचारा निभाया, तो उन्होंने उनकी दुश्मनी निकाल दी हमारी तरफ से। तो बिल्कुल ठीक है, और मैं भी शामिल होऊंगा इस बैकआउट अगर होता है तो। और इस बारे में अहमदाबाद के लोगों की क्या राय है, आइए सुनते हैं। इस दिवाली पे हमने तय किया था कि हम बाकू जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग जा रहे हैं, तो लेकिन अभी जो माहौल बना है जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है इस सिचुएशन में, तो फिर हमने तय किया कि भी बाकू जाना ही नहीं है। और भी अच्छी जगह है, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम टर्की में कोई बिजनेस नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अजरबैजान एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हो रहा था लोगों का टूरिज्म के हिसाब से। इवन आई ऑल्सो प्लान विथ माई फैमिली टू विजिट बाकू, बट बिकॉज ऑफ दिस क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस एंड द इमरजेंसी सिचुएशंस, मैं तो ये बोलूंगा कि एज ए भारतवासी इंडियन हमको बाकू नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने इस टाइम पे इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जो कि हम बिल्कुल उसके फॉर्म में नहीं है, और मैं खुद भी नहीं जाऊंगी और मैं कभी किसी को सजेस्ट भी नहीं करूंगी कि कोई विजिट करे या उनका ट्रैवल और फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करे। सीबीएसई ने आज पहले 12वीं और फिर 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए। इस साल 10वीं में 93.66% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जो कि पिछले साल से आधा % से ज़्यादा है। इस बार 23,71,000 छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी थी। 95% लड़कियां और 92% लड़के पास हुए हैं। वहीं सीबीएसई 12वीं परीक्षा में 88% विद्यार्थी पास हुए हैं। 12वीं में भी लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा है। 12वीं में 91% छात्राएं पास हुई हैं और छात्रों का पास % 85.06% रहा है। वहीं 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चों को कंपार्टमेंट की कैटेगरी में डाला गया है। इस साल इस तरह एक बार फिर से सीबीएसई ने टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं की है। कुछ साल पहले सीबीएसई ने अनहेल्दी कंपटीशन को रोकने के लिए मेरिट लिस्ट जारी करना बंद कर दिया था। रेगुलर बेसिस पे 6 to 8 आवर्स करते थे, और ऐसे लास्ट का 2 मंथ्स पे 10 to 12 आवर्स भी हो जाता था। टोटली डिपेंड करता है आप पे, आप कितना दिन पढ़ सकते हो। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना ही देर पढ़ोगे तो आप टॉप कर सकते हो। बहुत सपोर्टिव माहौल था। मैंने अपने सीनियर से सुना था कि बहुत प्रेशर वाली क्लास रहती है, पर मुझे ऐसा कोई प्रेशर फील नहीं होने दिया। थैंक यू सो मच। मैं अपने पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बोर्ड के एग्ज़ाम में भी वो छोड़ने जाते थे, और उनकी विशेज़, दादी का आशीर्वाद और टीचर्स का ग्रेट सपोर्ट था, और इसकी वजह से इतना मैग्निफिसेंट रिजल्ट प्रोड्यूस हो पाया। उम्मीद ज़्यादा की ही थी, पर जो रिजल्ट आया उससे भी बहुत खुश हूँ मैं। आशीर्वाद है घर वालों का, टीचर्स ने बहुत मेहनत करवाई। बस सर यही बात है। हमने तो पूरे साल स्कूल में इवेंट्स करे, फिर भी ऐसा रिजल्ट आया। मैं तो बहुत खुश हूँ, कृपा है सबकी। यूके सरकार ने अपने इमिग्रेशन नियमों में बदलाव की सिफारिश की है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर असर पड़ेगा। क्या है ये बदलाव और भारतीय छात्रों के लिए क्या है, ये क्या मायने रखता है, बता रहे हैं रोहन सिंह। यूनाइटेड किंगडम ने अपने इमिग्रेशन नियमों में बदलाव की सिफारिश की है, जिसका असर भारत सहित तमाम देशों के उन छात्रों पर पड़ सकता है जो यूके में अपना करियर बनाने जाना चाहते हैं। जो पहला बदलाव है, ग्रेजुएट वीजा की अवधि को 2 साल से कम करके 18 महीने कर दिया गया है। यानी छात्रों को अब कम समय मिलेगा नौकरी खोजने के लिए ग्रेजुएशन के पश्चात। जो दूसरा बड़ा बदलाव किया गया है, जो एडल्ट डिपेंडेंट हैं, चाहे वो स्पाउस हो, उनको अब एक निश्चित इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। A1 लेवल की प्रोफिशिएंसी का होना अब अनिवार्य होगा। जो तीसरा बदलाव है, एक 6% लेवी का प्रस्ताव रखा गया है उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को लेते हैं, जिसका असर ट्यूशन फी पर छात्रों के पड़ सकता है। हालांकि हमने जब इस बारे में एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि ये जरूर ये लग सकता है कि थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ाने वाला हो, लेकिन कई मायनों में ये राहत लेके भी आया है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि ग्रेजुएट वीजा को लेकर अब एक तरह की क्लैरिटी आ गई
गई है सरकार की तरफ से। जहां तक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी डिपेंडेंट की बात है तो वहां पर कुछ समय के लिए डिपेंडेंट वीजा खत्म कर दिया गया था, तो अब उसे लेकर भी एक क्लैरिटी आ गई है। और जो ट्यूशन फीस से जुड़े मुद्दे हैं उन्हें स्कॉलरशिप के जरिए उनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो आई वुड से कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट अपनी फील्ड में मास्टर्स करने जा रहा है या ग्रेजुएशन करने जा रहा है, दे हैव गॉट इनफ टाइम टू लुक फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन देयर फील्ड। सो 6 months थोड़ा सा कम करके मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बाय सीइंग द काइंड ऑफ रिलेशंस दैट यूके एंड इंडिया इज बिल्डिंग अप, जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं। सो आई वुड सीइंग मोर एज अ मोर अपॉर्चुनिटी इन द इकोसिस्टम। सो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर यूरोपीय देशों को छोड़ दिया जाए तो यूके में पढ़ने वाले सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्र भारत से हैं। इन नियमों से उन छात्रों पर असर जरूर पड़ सकता है, लेकिन ये नियम तुरंत लागू नहीं होंगे। अभी एक व्हाइट पेपर है, सिफारिशें हैं, जिसे लागू होने में थोड़ा समय लग सकता है। तो तब तक छात्रों के लिए समय है कि वो इन नियमों को पढ़ें और उसके हिसाब से अपनी तैयारी पूरी करें। रोहन सिंह, दिल्ली। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर से अच्छी खबर आई है। रिटेल महंगाई में गिरावट का दौर जारी है और अप्रैल से जुलाई में 2019 के निचले स्तर पर पहुंच गई है। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 3.34% से घटकर 3.16% पर आ गई है। खाद्य महंगाई में गिरावट दर्ज की गई है। खाद्य महंगाई दर 2.69% से घटकर 1.78% पर आ गई है। ग्रामीण और शहरी महंगाई में भी गिरावट देखने को मिली है। सब्जियां और दालें भी सस्ती हुई हैं। और आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 1282 पॉइंट फिसलकर 81,148 पर बंद हुआ है। निफ्टी 340 पॉइंट गिरकर 24,578 पर है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। बाकी डिटेल्स बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन हमें डेफिनेटली बाजार में एक पेन आता हुआ दिखाई दिया है। कल जिस तरीके की रोबस्ट हमें रैली देखने को मिली थी, आज थोड़ी सी सबड्यूड रही है। अब देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किसका रहा है। अगर बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो सबसे पहला नंबर आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। वैसे तो डिफेंस सेक्टर में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली थी, बिकॉज जो पीएम मोदी का बयान था इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स को लेकर, वहां का सीधा रिफ्लेक्शन। जियो फाइनेंशियल में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स के बाद यहाँ पे रैली देखने को मिली और डॉक्टर रेड्डीज भी आज करीबन 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अगर लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो पावरग्रिड, एचसीएल टेक, इटर्नल और साथ ही साथ इन्फोसिस ने जो आज का परफॉर्मेंस दिया है वो काफी ज्यादा कमजोर दिया है। इस टाइम पे अगर मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए कोचिन शिपयार्ड 4% का इजाफा यहां देखने को मिला है। बीएससी यहां पे कल भी अच्छे मोमेंटम थे। इनफैक्ट अर्ली ट्रेड में तो ये 8% तक भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। विशाल मेगामार्ट 7% की बढ़त यहां पे और भारत डायनामिक्स में रोबस्ट एक इजाफा आज के सत्र में दिखाई दिया है। लूजिंग पॉकेट की बात कर लेते हैं। ओरेकल फाइनेंशियल में करीब 3% का दबाव रहा है। एसआरएफ 3%, भारतीय एक्साकॉम में 3% और साथ में यूपीएल में हमें करीबन 5% का प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारतीय डिफेंस शेयरों में जोरदार तेजी रही है। देश के नाम प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद तो डिफेंस शेयर रॉकेट की तरह भागे हैं। डिफेंस सेक्टर में इस एक्शन की पूरी पिक्चर समझा रहे हैं कंचन नौटियाल। जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने बोला कि डिफेंस सेक्टर जो है वो रॉकेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है कि डिफेंस शेयर में अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इस टाइम पे इंडियन डिफेंस सेक्टर की तो वहां पे अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली है। लेकिन इसके कंपैरिजन में हम देखें जो चाइना का डिफेंस शेयर है वहां पे एक गिरावट का जो सिलसिला है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पे जो इंडियन डिफेंस स्टॉक्स है वहां पे 6 से 7% की जो बढ़त देखने को मिली है। एट द सेम टाइम चाइनीज डिफेंस
शेयर्स जो हैं वो 5 से 6% तक गिरते हुए भी यहाँ पे हमको नजर आए हैं। इसके साथ ही साथ जैसे कि आपने भी अभी इस टाइम पे मेंशन किया, जो इंडिया का डिफेंस सेक्टर है उसको हमारी जो सरकार है वो भी अच्छा खासा बूस्ट देती हुई नजर आ रही है। चाहे बात इस टाइम पे सारे के सारे डिफेंस इक्विपमेंट की कर ली जाए, या इस टाइम पे बात कर ली जाए कि जो गवर्नमेंट है वो इंडिजिनियस प्रोडक्ट को किस तरीके से जोरों शोरों से बढ़ावा दे रही है। जैसे कि आप ग्राफिक्स में देख ही रहे हैं कि जो चाइना के डिफेंस शेयर्स है 7% की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली। एट द सेम टाइम अगर हम इसे कंपेयर करें बीडीएल से तो वो यहाँ पे हमें 10% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसी तरीके से बीएल में यहाँ पे 4% का रिटर्न है, लेकिन चाइनीज डिफेंस शेयर में यहाँ पे 6% तक की गिरावट इन कंट्रास्ट हमें देखने को मिली है। पिछले दिनों आए करेक्शन के दौरान कुछ कंपनियों के प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो साथ में घरेलू निवेशकों ने जमकर खरीदारी भी की है। प्रमोटर्स की बड़ी हिस्सेदारी पर मोतीलाल ओसवाल की खास रिपोर्ट लेकर उसकी डिटेल बता रही हैं मिताली जैन। आज के क्वार्टर में हमने देखा कि काफ़ी करेक्शन हमें देखने को मिली है और उस करेक्शन के दौरान सेलिंग प्रेशर भी काफ़ी आया। बेंचमार्क इंडेक्स ने करीबन 1 से 1.5% की यहाँ पे गिरावट का सामना किया। प्रमोटर्स ने यहाँ पे अपने स्टेक्स को सेल भी किया है, लेकिन कुछ प्रमोटर्स ने इस करेक्शन का फ़ायदा उठाते हुए अपनी जो होल्डिंग्स है अपनी कंपनीज में वो बढ़ा भी दी है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की रीसेंट एनालिसिस के मुताबिक निफ्टी 500 इंडेक्स में प्रमोटर ओनरशिप जो मार्च 2025 में थी वो 140 बेसिस पॉइंट्स गिरकर 49.5% तक आ चुकी है, जो कि एक नया लो क्रिएट हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम डीआईआईज की बात करें तो वहाँ पे 160 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 19.2% अब उनकी होल्डिंग सामने आई है। इसी तरह डीआईआईज ने जो एफपीआईज की होल्डिंग थी उसको अब पीछे छोड़ दिया है। एफआईआईज की जो होल्डिंग्स थी वो थोड़ी सी गिरकर 18.8% तक फिलहाल आती हुई नजर आ रही है। एफपीआईज ने जनवरी और फरवरी में कंटिन्यूस सेलिंग करी। मार्च में वो आंकड़ा अप्रैल मार्च में आप देखें तो नेट बाइंग का नजर आया। मई में वो बाइंग मोमेंटम अभी भी जारी दिख रहा है। प्रमोटर बाइंग की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो स्टॉक वाइज देखेंगे सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी थी वो इंडियन सीमेंट्स में देखने को मिली। ये एक एमएनए डील थी जहां पे ओपन ऑफर में अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडियन सीमेंट्स में करीबन 26% का स्टेक एक्वायर किया। साथ ही आप स्पाइसजेट देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने 4% की खरीदारी करी है। जैगल प्रीपेड में भी 4%, और आप 3 महीने के रिटर्न देखेंगे तो 3 महीने में भी यहाँ पे स्टॉक्स ने अच्छे मूवमेंट्स यहाँ पे दिखाए हैं प्राइस में। गोदरेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो 4% की प्रमोटर्स बाइंग इस क्वार्टर में देखने को मिली है। 38% पिछले 3 महीने में इस पर्टिकुलर काउंटर ने परफॉर्म किया है। इसके अलावा आप सोम डिस्टिलरीज देखिए तो यहाँ पे भी प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया और 26% का रिटर्न पिछले 3 महीने में दिया है। जिंदल स्टील, IFCI, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, यहाँ पे भी प्रमोटर्स ने जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसके अलावा बात करें DB कॉर्प, ट्राइडेंट, उषा मार्टिन, BCL इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी आप देखें तो 0.5% से 1% तक प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी इस करेक्शन वाले मार्केट में अपनी कंपनीज में बढ़ाई है। और 3 महीने के रिटर्न देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें अच्छे रिटर्न्स ही यहाँ पे देखने को मिले। तो ये दिसंबर से मार्च के वो कंपनीज हैं जहाँ पे प्रमोटर्स ने करेक्शन में अपनी कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।